अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर के इस पार्ट में हम बात करेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की इकोनॉमिक अंडरपिनिंग्स की ही बात करते हुए हम उन कंसर्न्स की बात करेंगे जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जब हम बात करें तो हमें सामने रखने चाहिए। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि पाकिस्तान के हम चूंकि पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्या हमारे पास प्रॉपर नो हाउ है कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है उसकी जो मॉडलिटीज़ हैं या उस प्रॉपर मॉडल को समझ सकें। जो फाइनेंशियल फ्रेमवर्क हमें सीपेक के प्रोजेक्ट्स के अंडर दिया जा रहा है, हम उसका फॉल आउट या उसकी इम्प्लीकेशंस को क्या रियल में अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, उसके जो नुकसानात हैं, उसके प्रोज और कॉन्स, उनका हमें अंदाज़ा है। क्या हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमने कुछ किया हुआ है? क्या हमने जो पाकिस्तान को जो फ़ायदे हासिल होने हैं और चाइना को जो फ़ायदे हासिल होने हैं उनका कोई प्रोपोर्शन तय किया है, वर्कआउट किया है या नहीं, मीन्स अपना होमवर्क किया है या फिर नहीं। तो ये जो बुनियादी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़रूरी है। तो जब तक ये नॉलेज नहीं होगा, नो हाउ नहीं होगी, सीपेक का प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान के लिए ट्रैप भी बन सकता है, डेट ट्रैप बन सकता है। जो बहुत सारे जो सीपेक के स्केप्टिक्स हैं जो कहते हैं कि ये पाकिस्तान को कॉलोनाइज करने की कोशिश है, इसी वजह से कहते हैं क्योंकि हमने अभी तक कोई इतना एनालिसिस नहीं किया कि जिसके तहत हमें पता चल सके कि जो प्रोजेक्ट्स हैं लॉन्ग रन में इनकी सस्टेनेबिलिटी या फाइनेंशियल वायबिलिटी क्या होगी। जो दूसरा कंसर्न है वो ये है कि प्रोविंसेस किस हद तक कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं या प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स हैं वो कितना फैसिलिटेट कर रही हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को। सीपेक के फर्स्ट जो फेज था उसके एंड में मींस 2017, 18 और 19 में गवर्नमेंट के चेंज होने के बाद हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स नजर आई, बहुत सारी कंट्रोवर्सी स्टिर हुई। उस कंट्रोवर्सी के बाद जो है वो पाकिस्तान ने एक अच्छा काम किया कि हमने सीपेक अथॉरिटी बना के सीपेक के प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग सुपरविजन वो सेंट्रलाइज कर दी। ये एक अच्छा फैसला था जो कि हमें इसके साथ ही आगे जाना चाहिए। हमने ये देखना है कि जो प्रोजेक्ट्स जिनमें फंडिंग आ रही है उनमें क्या हमने मैचिंग ग्रांट्स देनी है, किसने देनी है, फेडरल गवर्नमेंट ने देनी है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने देनी है, या फिर वायबिलिटी गैप जो फाइनेंसिंग है, वायबिलिटी जो फाइनेंसिंग आ रही है उसमें जो गैप है, मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट अगर 10 रुपए का है उसमें 6 रुपए चाइना दे रहा है या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर या प्राइवेट फाइनेंसियर दे रहा है तो बाकी 4 रुपए कौन देगा। फिर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जो लैक है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सीपेक के ऊपर स्लो प्रोग्रेस प्रॉब्लम है। प्रोविंस के दरमियान और फेडरेशन के दरमियान, प्रोविंसेस के आपस के दरमियान जो डिसहार्मनी है, मिसट्रस्ट है, कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हैं, वो सीपेक के लिए खतरनाक हैं। सीपेक को अगर हम थोड़ा सा बारीक नजरों से इसका एनालिसिस करें तो हमने ये देखना है कि सीपेक की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ऐसे ही है जैसे आप मुझे कर्जा दे रहे हैं इंटरेस्ट के ऊपर, 10 रुपए दे रहे हैं और कह रहे हैं कि महीने के बाद तुमसे 2 रुपए लूंगा। तो ये लेंडिंग बेस्ड है, लेंडिंग और बारोइंग बेस्ड मॉडल है। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं या आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप मुझसे रिटर्न्स लेंगे। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है यहाँ पर वो सॉवरेन गारंटीज देती है। अगर तो प्रोजेक्ट फेल होता है तो पे कौन करेगा? पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे करेगी। इसीलिए एक प्रोजेक्ट का फेल होना वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए या हमारे कौमी खजाने के लिए नुकसानदेह होगा। याद रखें, कोलंबो पोर्ट जो है वो श्रीलंका को चाइना को देनी पड़ी क्योंकि वो लोन्स रीपे नहीं कर सके। ऐसे ही जब मलेशिया की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर एक प्रोजेक्ट वो नहीं करना चाह रहे थे तो उसका जो इकोनॉमिक फॉल आउट बन रहा था, जो रीपेमेंट बन रही थी वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में था, तो उनको वो फिर अपनी अप्रोच उसको रीथिंक करना पड़ा। तो उन्होंने फिर उस प्रोजेक्ट को गो अहेड दे दिया। तो इस तरह से इस ट्रैप में पाकिस्तान भी फंस सकता है। तो हमें ये चीज सोच लेनी चाहिए। सीपेक की जो डिसीजन मेकिंग है, इम्प्लीमेंटेशन, वो एक ऑटोनॉमस
नॉन पॉलिटिकल और एपेक्स बॉडी जैसे सीपेक अथॉरिटी है उसके थ्रू कंट्रोल होनी चाहिए। वे फॉरवर्ड क्या है और रिकमेंडेशंस क्या हैं? सबसे पहले लोकल जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं हमें उनको प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत है। ये नहीं कि चाइनीज कंपनीज यहां पर आ रही हैं, तमाम प्रोजेक्ट्स कर रही हैं और लोकल इंडस्ट्री को हम प्रॉप या लोकल इंडस्ट्री को हम ग्रो ना करने दें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सीपेक स्पेसिफिक कुछ रिक्वेस्ट चाइनीज अथॉरिटी की उनको अकोमोडेट कर रही है। मिसाल के तौर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है रियासत के खर्चे पे, लोकल जो लेबर लॉज हैं उनको इग्नोर कर रही है हमारी गवर्नमेंट, ओवरसाइट कम है, प्रॉपर्टी लॉज में गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी हुई है चाइनीज कंपनीज को, लॉन्ग टर्म कंसेशंस जो है वो दिया हुआ है ताकि कॉस्ट को रैशनलाइज किया जा सके चाइनीज कंपनीज जो कि पाकिस्तान में काम कर रही हैं। मींस बहुत सारे कंसेशंस चाइनीज कंपनीज को हासिल हैं जो यहाँ की लोकल कंपनीज को पाकिस्तान नहीं दे रहा है। तो जब इस तरह की कंसेशंस उनको देंगे तो कंपेटिटिव एज तो उनको हासिल होगा और नुकसान किसका होगा? लोकल इंडस्ट्री का नुकसान होगा। तो हमें एक शायद बैलेंस स्ट्राइक करने की ज़रूरत है क्योंकि इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में डिस्टॉर्शंस हो सकती हैं, हमारी इंडिजिनस या लोकल कैपेसिटी डेवलप नहीं होगी, जो इंडस्ट्री या जो भी पैसा क्रिएट होगा वो चाइनीज़ लेके जाएंगे, तो उसका फिर नुकसान जो है वो यहाँ पे लोकल प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट बिजनेसेस को होगा। पाकिस्तानी कंपनीज, बिजनेसेस और प्राइवेट सेक्टर को भी जो सीपेक के अंडर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ड्यू शेयर मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो बिजनेस टू बिजनेस नेटवर्क्स बना सकें चाइनीज कंपनीज के साथ। मींस पाकिस्तान को पाकिस्तानी जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी फैसिलिटेट करना चाहिए अंडर सीपेक पोर्टफोलियोज। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इंक्लूसिव पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए, ये नहीं कि चाइनीज को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए। क्लाइमेट चेंज कंसिडरेशंस को हमें देखना होगा, ग्रीन डेवलपमेंट की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे चाइना और पाकिस्तान, चाइना जो है वो ये पेरिस अकॉर्ड के सिग्नेटरीज हैं, कुछ आपकी कमिटमेंट्स बनती हैं आपकी पेरिस अकॉर्ड के अंडर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को लेकर, आपने ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को फाइट करना है, तो उसके अंडर जो आपकी कमिटमेंट्स बनती हैं उन कमिटमेंट्स को मीट करते हुए, उन कमिटमेंट्स को सामने रखते हुए आपने सीपेक के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना है। मिसाल के तौर पे 2016 की बात है, जो एनर्जी प्रोजेक्ट सीपेक के अंडर हो रहे हैं उनको सामने रखते हुए देखें, कोल का जो पोर्शन है पाकिस्तान के एनर्जी मिक्स में वो 5% से कम था। अब जब 2020 में ये कंप्लीट हो जाएंगे प्रोजेक्ट्स, तमाम एनर्जी प्रोजेक्ट्स, तो ये कोल का जो मिक्स है वो 50% से ज़्यादा हो जाएगा हमारे नेशनल एनर्जी मिक्स में। अब आपको पता है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि कोल जो है वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है, तो पाकिस्तान को ज़रूरत है कि जो इन्वायरमेंट का एंगल है उसको भी सामने रखे। हमें ज़रूरत है जो एनर्जी हम क्रिएट कर रहे हैं उसकी कंपेटिटिवनेस को सामने रखने की। मीन्स हमें ज़रूरत है कि हम ये देखें कि कितने टैरिफ के ऊपर या कितनी प्राइस के ऊपर हमें एनर्जी का एक यूनिट या बिजली का एक यूनिट पड़ रहा है। ऐसा ना हो कि लॉन्गर रन में वो हमारी स्टेट के लिए एक और वाइट एलिफेंट बन जाए, एक और जो है वो कंट्रोवर्सी अरप्ट हो जाए, जिस तरह से कुछ रेंटल पावर प्लांट्स को लेकर पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से एक कंट्रोवर्सी चल रही है। सीपेक के रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो एक ऑटोनॉमस, नॉन पॉलिटिकल और एपेक्स सेंट्रल अथॉरिटी लाइक सीपेक अथॉरिटी करे उसमें, ताकि प्रोविंशियल डिस्कार्ड, मिसट्रस्ट कम से कम हो और कोऑर्डिनेशन लैग्स ना हो। अब अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो टाइमली कंप्लीट होंगे और चाइनीज़ जो है वो फ्रस्ट्रेट होके आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं खींचेंगे। हमें ज़रूरत है कि हम ओवरऑल जो ऑपरेशनल लॉसेस हैं और करप्शन की वजह से लॉसेस हैं उनको कम से कम करें। हमें जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है चाइना के साथ उसको रीथिंक करने की ज़रूरत है। वी नीड टू रीथिंक ओवर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज विद चाइना, वीज़ा फ्री ट्रैवल एग्रीमेंट्स, टूरिज्म प्रोटोकॉल्स और ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले पाकिस्तान में एक कंट्रोवर्सी उठी थी कि जिसके तहत जो है वो यहाँ से शादी करके जिन खवातीन को ले जाया जा रहा था उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए
और प्रोस्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इस तरह की कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए, इस तरह के फॉल आउट से बचने के लिए हमें जो है वो केयरफुली थिंक करना पड़ेगा। वी नीड टू सेफगार्ड सस्टेनेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। कुछ रिकमेंडेशंस हैं, इनके ऊपर एक नजर डालते हैं, फिर लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। नीड टू इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथन इकोनॉमी, बिल्ड ग्वादर पोर्ट एज अ रोल मॉडल फॉर वर्ल्ड, एस्टेब्लिश करें फ्रेमवर्क को और अग्रीमेंट्स को फॉर फाइनेंशियल, कमर्शियल, मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉलेज अलायंस विद चाइना, प्रोटेक्ट करें नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान को, बिल्ड करें करेंसी की स्टेबिलिटी को और क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम को, रिविजिट पाकिस्तान चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो यहां से आप बाकी जो रिकमेंडेशंस हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। वी नीड टू एस्टैब्लिश financial institution, we need to counter Indian designs against CPEC, we need to bring about tax reforms, investing in health and social sector, networking with 450 plus Chinese think tanks, and we need to increase trade with SAARC countries। हमें रीजनल अप्रोच के ऊपर जाना पड़ेगा, अदरवाइज हम रीजन में आइसोलेट हो जाएंगे। तो ये था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक एंगल। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी बातें समझ आ गई होंगी। आपसे इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।